प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम भूगोल की सीरीज़ में कक्षा 11 के लिए जो NCERT बुक है उसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे। और इसमें जो प्रथम चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में या भूगोल का सामान्य परिचय को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और ज्योग्राफी में दो मुख्य शाखा, जिसका एक का अध्ययन आप कक्षा 11 में करते हैं, जिसको हम फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल कहते हैं। और कक्षा 11 में NCERT की दो पाठ्य पुस्तक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 11th क्लास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में NCERT का सिलेबस लागू है, जबकि क्लास 10th और 12th में जो पूर्व की पाठ्य पुस्तक हैं, जो गत वर्ष पाठ्य पुस्तक थी, वही लागू है। लेकिन सत्र 2020-21 से कक्षा 9 तक, 1 से लेकर 9 तक NCERT सिलेबस को लागू किया गया है और कक्षा 11 में भी NCERT सिलेबस को लागू किया गया है। तो हम NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, आप ज्योग्राफी विषय से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग नए हैं, तो हम सबसे पहले इसके परिचय से हम शुरुआत करेंगे कि वास्तविक रूप में जो ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी क्या है। देखिए, ये ग्रीक भाषा का शब्द, जिसके दो विभाजन के रूप में ज्योग्राफी का उद्भव हुआ है। इसमें एक शब्द है जियो और दूसरा शब्द है, इसे बोलते हैं ग्राफी या ग्राफो। ठीक है, यहाँ जो जियो का अर्थ है GEO, इसका अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी। और यहाँ जो ग्राफी वर्ड है, या इसको हम ग्राफो भी कहते हैं, ग्राफिया भी लिखा होता है, इसका अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन या टू स्टडी, और इसको कहते हैं वर्णन। हिंदी में कहेंगे डिस्क्रिप्शन या टू स्टडी, जिसका अर्थ क्या होगा हिंदी में? वर्णन करना या अध्ययन करना। और यहाँ जो ज्योग्राफी का जियो वर्ड जो है उसका अर्थ होता है पृथ्वी। तो बेसिकली वर्णन की हम जो बात कर रहे हैं, तो वर्णन किसका करना? तो वर्णन पृथ्वी का करना, या अध्ययन किसका करना? तो पृथ्वी का अध्ययन करना। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ज्योग्राफी में हम जो अध्ययन करते हैं या जिसका हम वर्णन करते हैं, वो किसका करते हैं? पृथ्वी का। पृथ्वी पर उपस्थित स्थल भूभाग, जहाँ मानव निवास करता है, जीव जंतु वनस्पति निवास करते हैं, और स्थल मंडल के साथ वायुमंडल, जहाँ हम खुले में सांस लेते हैं, जीवन यापन करते हैं। और इस धरातल पर अथाह महासागरीय राशि, जो जलीय राशि है। तो इस प्रकार से तीन तो प्रमुख मंडल होते हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, और एक चौथा और महत्वपूर्ण, जिसको हम बोलते हैं जैवमंडल, जिसमें समस्त इकाइयाँ, जो जीवित इकाइयाँ हैं, मानव, जीव जंतु, वनस्पति, उन सबको उसमें शामिल कर लिया जाता है। तो स्थल मंडल का संबंध हम
फिजिकल ज्योग्राफी यानी कक्षा 11 में हम पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। वायुमंडल को भी फिजिकल ज्योग्राफी में रखते हैं और जलमंडल और जीवमंडल संबंधित अध्यायों को भी हम फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं। मानव का संबंध किस प्रकार से इन सभी से संबंधित है, अंतर्निहित है, अंतर संबंधित है, उसका अध्ययन हम कक्षा 12 में मानव भूगोल संबंधित अध्यायों में पढ़ते हैं। और यहाँ मानव का संबंध किस प्रकार से स्थापित होता है, क्यों ये महत्वपूर्ण है, इसकी भी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जहाँ मैंने आपको ज्योग्राफी का अर्थ बताया और इस अध्याय में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों की और चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस पहला अध्याय की। और पहला अध्याय का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो मैंने आपको बताया। आगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें आने वाली हैं, उनका भी हम जिक्र करते हैं। दोस्तों, आपने माध्यमिक स्तर पर भूगोल का अध्ययन एक सामाजिक विज्ञान के रूप में किया। अभी तक आप कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 तक आपने भूगोल को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में, उसके पाठ्यक्रम के रूप में आपने पढ़ा था। लेकिन अब आप कक्षा 11, 12 और आगे के स्तर में आप इसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ेंगे। एक बिल्कुल अलग इसका एक अध्याय हो गया भूगोल। तो उस भूगोल के अध्याय में आप कुछ बेसिक नॉलेज से लेकर और उसके हाई लेवल तक की नॉलेज का अध्ययन आप कर पाएंगे और ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में लिया जाता है। आप विश्व एवं इसके विभिन्न भागों में भौगोलिक तथ्यों से परिचित हैं। अब आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करने जा रहे हैं। पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं एवं उनके अंतर प्रक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका मतलब ये है कि भौतिक वातावरण जो आज आप वर्तमान में देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ये सब क्या है? ये भौतिक वातावरण है। कभी तापमान का कम हो जाना, कभी तापमान का अधिक हो जाना, अचानक से कभी वर्षा आ जाना और शीत ऋतु का प्रारंभ होना, ये सब क्या है? ये भौतिक वातावरण है। और मानव इसमें किस प्रकार से क्रियाएं करता है, तो इनके बीच में एक अंतर संबंधित, मतलब पर्यावरण और मानव की क्रियाओं के मध्य किस प्रकार से अंतर संबंधित संबंध स्थापित होता है, उस संबंध को हम किस तरह से पढ़ते हैं, जानते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, उस संबंध में हम इस विषय से जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको ये भाषा थोड़ी समझ में नहीं आई हो तो मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि वर्तमान में आज समस्त विश्व कोविड-19 कोरोना वायरस की महामारी से ग्रसित है और किस प्रकार से हमने उस कोविड-19 कोरोना वायरस की उस महामारी से बचने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रयास किए हैं, चाहे वो मास्क लगाना हो, सैनिटाइज़र यूज़ में लेना हो। तो कहने का मतलब ये है कि भौतिक वातावरण के द्वारा वो वायरस जिसके द्वारा भी फैला, वो एक भौतिक वातावरण के चारों ओर व्याप्त हो गया, विश्व के समस्त देशों तक पहुंच गया। लेकिन मानवीय क्रियाएं, मानव ने क्या काम किया? हमने अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों के माध्यम से इलाज चल रहा है, हमने सैनिटाइज़र का यूज़ किया, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, तो ये सब मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यह मानव विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं कर रहा है, चाहे वो व्यावसायिक हो, चाहे वे खेती के रूप में हो, चाहे वो औद्योगिक रूप में हो, चाहे वो शिक्षा की एक प्रणाली हो, तो ये सब मानवीय क्रियाएं हैं। तो इनके संबंध, यानी कि भौतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के बीच किस प्रकार से अंतर प्रक्रियात्मक संबंध स्थापित होते हैं, उस विषय की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए।
बहुत अच्छी बात है कि भूगोल क्यों पढ़ें। हर विषय को जब आप लेते हैं तो एक जिज्ञासा होती है जिज्ञासु प्राणी के मन में, क्योंकि मानव एक जिज्ञासु प्राणी है और हर चीज़ को जानना, पहचानना, अनुभव करना, इसके लिए उसकी जिज्ञासा रहती है। तो हम भूगोल को क्यों पढ़ें या क्यों पढ़ना चाहिए भूगोल, तो इसका सीधा सा आंसर है कि जिस धरातल पर हम रहते हैं, जो हमारा धरातल है, जहाँ हम निवास करते हैं, जहाँ हमारा सोना, उठना, बैठना, दिनचर्या जो हमारी चलती है, 24 घंटे का अंतराल जो हम अपनाते हैं, तो क्या वह धरातल भूगोल विषय से जुड़ा हुआ है? यदि जुड़ा हुआ है तो कैसे जुड़ा हुआ है, क्यों जुड़ा हुआ है, और उसके बारे में अध्ययन हम करते हैं। तो हम धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों से प्रभावित होता है। हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। हम निर्वाह के लिए यानी हम सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं और उसके बाद हम अपने अपने कार्य के लिए चले जाते हैं। बच्चे लोग शिक्षा ग्रहण करने, माता पिता, अंकल आंटी अपने ऑफिस से चले जाते हैं। तो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए आसपास के जो संसाधन होते हैं, जो भी संसाधन का हम उपयोग कर रहे हैं, कोई रेलवे में है, कोई बैंकर है, कोई अध्यापक है, कोई उद्योगों में काम करने वाला श्रमिक है, मजदूर है, तो वह अपने अपने जो भी संसाधन होते हैं उन पर निर्भर रहते हैं और आसपास के क्षेत्रों में वो अपना कार्य करने चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए ये सब चीज़ करना जरूरी है। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों, जो आदिम समाज है, यानी कि ये उस समय की बात है जब मानव का उद्भव इस पृथ्वी पर हुआ था और धीरे धीरे समाज आगे बढ़ता गया। उसने अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं एवं खाद्य पौधों पर आश्रित था। समय बीतने के साथ साथ हमने तकनीकों का विकास किया तथा प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन प्रारंभ किया। तो ये उस समय की बात थी जब मानव अपना जीवन प्रारंभ कर रहा था और उस समय तक हमें कोई विशेष तकनीकी नहीं थी, अत्याधुनिक साधन नहीं थे। तो उस समय वह अपने भरण पोषण के लिए जो जंगलों में उसके जो कुछ मिलता था उससे ही वह अपने जीवन निर्वाह किया करता था। लेकिन जैसे जैसे तकनीकी और अत्याधुनिक की तरफ हम बढ़ते चले गए, हमारा सिस्टम भी चेंज होता चला गया। हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्रों को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। प्राकृतिक संसाधन आधार, तकनीकी विकास, भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन एवं उसका परिष्करण, सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई। भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। यानी आप जितना जानने की कोशिश करेंगे उतना ही आप उस विषय के बारे में अधिक रुचि आएगी। जानने की कोशिश करेंगे तो आप जान पाएंगे। यदि आप कोशिश नहीं करते हैं, रुचि नहीं रखते, तो उस विषय के संबंध में आप जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस प्रकार से हम देखें कि भूमि पर लोगों से परिचित हैं, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते होंगे। भूगोल आपको विविधता समझने तथा समय व स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को किस प्रकार से समझना है, जिज्ञासा किस प्रकार से है, ये ऐसा क्यों होता है, इसके होने के पीछे कारण क्या है, तो ये जिज्ञासा ही उस विषय को रुचिकर बनाती है और अधिक से अधिक जानकारी आप उसके बारे में जान पाते हैं। इससे आप में मानचित्र में परिवर्तित गोलक यानी ग्लोब को समझने तथा धरातल के दृश्य के ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। छोटी क्लासों में कक्षा 6 से ही हम ग्लोब की बात करते हैं, उन बच्चों को ग्लोब दिखाते हैं कि ग्लोब होता क्या है। तो ग्लोब पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। जो हमारी पृथ्वी है वो पृथ्वी एक ग्लोब, यदि आपने देखा हो, ठीक है, कक्षा 6 में 7 में आप ग्लोब की चर्चा करते हैं, तो पृथ्वी का एक क्या है, प्रतिरूप है। और धरातल का दृश्य किस प्रकार से उस पर उखेरा है,
किस प्रकार से हम धरातल की जानकारी प्राप्त करते हैं, ये आपकी कुशलता होती है। इसको किस तरह से विकसित करना है, यह आप पर निर्भर करता है। तो आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक जैसे भौगोलिक सूचना तंत्र GIS, ठीक है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, संगणक मानचित्र कला, कंप्यूटर कार्टोग्राफी के रूप में प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता आपको राष्ट्रीय स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से पूर्ण करती है। तो यदि आपको GIS या कंप्यूटर कार्टोग्राफी का नॉलेज हो या आप लेना चाहते हैं, तो ये आपको एक सक्षम और राष्ट्र स्तर पर विकसित करने की योगदान आपको देता है। अब आप अगला प्रश्न, भूगोल क्या है? तो पहले हमने चर्चा की कि भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। तो हमने आपको बताया कि भूगोल में विभिन्न तथ्यों की जानकारी हम एकत्रित करते हैं। जब से मानव ने प्रारंभ किया अपना जीवन, तब से लेकर आज तक वे आधुनिकता की ओर बढ़ता चला गया है। और वर्तमान में हम जैसे GIS, भौगोलिक सूचना तंत्र की हम चर्चा करते हैं। क्या होता है भौगोलिक सूचना तंत्र? कि हम एक जगह एक स्थान पर बैठकर उस संबंधित स्थान की हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आज वर्तमान में आप इंटरनेट के माध्यम से आप अपने घर पर बैठे हैं और आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड हो रही है, या फिर आप अपने घर पर बैठकर अपने मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप, कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट की सुविधा के माध्यम से आप किसी भी कंट्री की लोकेशन, किसी भी कंट्री के बारे में कोई विशेष तथ्य या अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में, अपने ज़िले के बारे में कोई विशेष तथ्य आपको ढूंढना हो, कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी हो, तो वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें एक स्थान पर ये आधुनिकता के कारण हुआ, इनोवेशन, नई नई तकनीकें जो आई है उसके कारण ये संभव हुआ है। तो अब नेक्स्ट प्रश्न ये होता है कि भूगोल क्या है? हम भूगोल में क्या पढ़ते हैं? बेसिकली होना क्या चाहिए भूगोल में क्या पढ़ना चाहिए? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भूगोल में वास्तविकता में ये हमारा पृथ्वी पर आवास है। पृथ्वी पर क्या है दोस्तों? हमारा आवास है। तो इसकी जानकारी प्राप्त होनी ज़रूरी है। तो यदि हम देखें तो ये पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है, यानी कि पृथ्वी सतह एक जैसी नहीं है, समतल नहीं है कि हर जगह आपको एक जैसा प्लेन नज़र आए, तो ये संभव नहीं है। यहाँ पर्वत, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, मैदान, पठार, समुद्र, झीलें, रेगिस्तान, वन और ऐसे अनेक स्थान आपको देखने को मिलेंगे। ये सब कैसे हैं? भौतिक स्वरूप। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस धरातल पर भौतिक स्वरूप कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है। तो भौतिक स्वरूप में पर्वत, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, मैदान, पठार, झीलें, ये सब भौतिक प्रदेश हैं, भौतिक स्वरूप हैं, फिजिकल फीचर्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक आता है सामाजिक व सांस्कृतिक तत्व। सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व ये कौन कौन से हैं? तो इनमें हम देखें तो जो मानव द्वारा सृजित है, जिसको बनाने का कार्य मानव ने किया है। देखिए, जो भौतिक स्वरूप थे, पर्वत, पठार, घाटियाँ, मैदान, पठार, समुद्र, ये भौतिक स्वरूप, भौतिक वातावरण ने सेल्फ ये क्रिएट किया है हमारे लिए। जबकि हमने क्या क्रिएट किया है, हमने क्या बनाया है? तो हमने क्या बनाया? जैसे मानव के द्वारा ग्राम यानी गांवों को बसाना, नगर, सड़कें, रेल, पतन यानी बंदरगाह, बाजार और मानव जनित कई अन्य तत्व जो कि मानव ने अपनी आवश्यकता के लिए, अपने अनुरूप, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए वो चीज़ें बनाई हैं, क्रिएट किया है। जबकि भौतिक स्वरूप में पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, झीलें, रेगिस्तान ये प्राकृतिक क्षेत्र हैं जो प्रकृति द्वारा हमें उपहार में दिए गए। इनका उपयोग करके हम कार्य करते हैं। नेक्स्ट, भौतिक पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंध को समझने का संकेत निहित होता है। भौतिक पर्यावरण प्रस्तुत करता है। भौतिक पर्यावरण क्या है? एक मंच प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये सही बात है, यदि भौतिक पर्यावरण नहीं है तो हम जीवन यापन करना संभव नहीं हो सकता, हम संसाधनों के माध्यम से क्रियाशील नहीं हो सकते यदि हमारे पास भौतिक वातावरण नहीं होता। तो ये एक मंच प्रदान करता है, ये जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर मानव समाज ने अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया है। अब आप पहले पूछे गए प्रश्न भूगोल क्या है का उत्तर देने में सक्षम प्रयास कर सकते हैं। अत्यंत सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि भूगोल जो है वो पृथ्वी का क्या है? वर्णन। तो भूगोल क्या है दोस्तों? पृथ्वी का
वर्णन। तो सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत जब हमने की थी तो उससे पहले मैंने आपको ज्योग्राफी का अर्थ बताया था, जहाँ जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। तो भूगोल क्या कर रहा है, यानी हम जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भूगोल जो हम पढ़ रहे हैं, तो उस भूगोल का अर्थ क्या हुआ, यानी ज्योग्राफी को हिंदी में हमने कहा भूगोल, क्या कहा हमने, भूगोल। लेकिन जियो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ क्या होता है, वर्णन करना। तो हम किसका वर्णन कर रहे हैं, पृथ्वी का। तो भूगोल किस विषय में कर रहे हैं, तो भूगोल विषय में। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में या भूगोल विषय में हम पृथ्वी का क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी तक हमने 2 प्रश्नों को हल कर लिया। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तविकता में जो भूगोल शब्द है वो दिया किसने है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, आप इसको भी नोट कर लीजिए और ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो चयन किया था या जो सर्वप्रथम भूगोल शब्द दिया था वो एक ज्योग्राफर हैं, उनका नाम है इरेटोस्थनीज। कौन है दोस्तों, इरेटोस्थनीज। तो सबसे पहला इसका प्रयोग ये ग्रीक ज्योग्राफर है, ठीक है, ग्रीक विद्वान है। ग्रीक को हम यूनान भी कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक व्यक्ति हैं, एक ज्योग्राफर है जिनका नाम है इरेटोस्थनीज। ये ग्रीक के विद्वान हैं। 276 से 194 ईसा पूर्व में इनका जन्म और मृत्यु। इन्होंने एक शब्द, ग्रीक भाषा के 2 शब्द यानी जियो और ग्राफोस, जो हमने अब चर्चा कर रहे थे अभी आपके सामने, जहाँ जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन, से प्राप्त किया गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है दोस्तों, ये हमने चर्चा पहले भी कर ली थी, यह चर्चा वापस आ गई। तो आपको हमने बताया था कि इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको नाम ध्यान रखना है कि भूगोल शब्द को सबसे पहले देने वाला व्यक्ति कौन था, तो इरेटोस्थनीज। ये आपको ध्यान रखना है, पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ, इसलिए आपको यही ध्यान में रखना है, ये महत्वपूर्ण है। तो मानव के आवास के रूप में देखा गया और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन माना है। इसके इन्होंने परिभाषित भी किया है। आप इस तथ्य से तो परिचित ही हैं कि यथार्थ बहुआयामी होता है तथा पृथ्वी भी बहुआयामी है। इसके मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयाम है, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं भूगोल में। इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भूमि के बारे में, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीवन विज्ञान, मौसम विज्ञान, अन्य सह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय क्षेत्र जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, नृविज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। तो हम ज्योग्राफी में इन सभी विषयों का अंतर संबंधित अध्ययन करते हैं, क्योंकि इन सब का संबंध, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे समाजशास्त्र हो, राजनीति विज्ञान हो, या फिर साइंस में हम वनस्पति शास्त्र की बात करें, जीव विज्ञान की बात करें, इन सब का संबंध इस पृथ्वी से है। और पृथ्वी का हम अध्ययन किस में कर रहे हैं, तो भूगोल में हम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु तथा विधि तंत्र में विभिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों से इसका निकट संबंध है। तो भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों में से सूचनाधार प्राप्त कर इसका संश्लेषण करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस प्रकार से आज हमने ज्योग्राफी की, भूगोल की कुछ विषय वस्तु के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। और कक्षा 11 में महत्वपूर्ण भौतिक भूगोल को इम्पोर्टेंस दी जाती है, और 11th में या हायर स्टडी में आप जाते हैं तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।